बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरा बेटा ये कर्व देखिए, दैट इज गिवन साइन इनवर्स x/2 प्लस बेटा cos x। स्टेप नंबर 1 में हमने ये करना है कि हमने इसका फाइंड करना है बेटा डेरिवेटिव, जो कि हमने पहले भी सीखा हुआ है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब आपका एंगल यानी कि x/2 इन दिस क्वेश्चन। और देन बेटा इसके ऊपर क्या होता था, एक स्क्वायर रूट का साइन, और बेटा उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। प्लस बेटा डेरिवेटिव हम कॉस का भी लेंगे, और कॉस का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। आगे चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी है 1 होल डिवाइडेड बाय, बेटे स्क्वायर को ओपन करेंगे सो वी विल हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बेटा इसके ऊपर भी क्या मौजूद है, एक स्क्वायर रूट मौजूद है। अब जब मैं x/2 का डेरिवेटिव लेना चाहता हूं तो यहाँ पे देखिए बेटा मुझे क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, वेरिएबल सिर्फ ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर नीचे वेरिएबल नहीं है तो उसको तो बेटा हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 1/2 को ऐसे समझिए कि मैंने एज अ कांस्टेंट मल्टीपल बाहर निकाल लिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा बेटे x पे, जिसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। साथ में बेटा कौन है जी, माइनस का साइन x। अभी ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट टाइम में हम बेटा ये कर सकते हैं, वी हैव dy बाई dx दिस इज इक्वल। बेटा नीचे अगर देखें तो इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है बेटा इस 1 के नीचे भी क्या मौजूद है, 1। तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। सो वी कैन राइट इन द डिनोमिनेटर के 4 माइनस बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और बेटा उसके नीचे 4 आएगा, और 4 के ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। स्क्वायर रूट जब 4 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको पता है बेटे जो डबल डिनोमिनेटर में होगा वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। और साथ में कौन मौजूद था बेटे, 1/2, और साथ में है जी माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे हम नोटिस करें तो ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा बहुत मजे का क्वेश्चन है, बस हमने मेन जो अपना काम है वो तो कर लिया हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ चुका है 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर डालेंगे जी स्क्वायर रूट, साथ में लिख देंगे माइनस का साइन एक्स। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब वापस बेटा क्वेश्चन पे चले तो वहां पर हमें एक पॉइंट गिवन है, दैट इज पाई/2। तो हमने करना क्या है, हमने बेटा यहाँ पे ये जो हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू पाई/2। यानी कि डेरिवेटिव के लिए आपने ये जो पाई/2 है बेटा इसको उठा के डेरिवेटिव में प्लेस कर देना है। तो देखें क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय बेटे हो जाएगा 4 माइनस एक्स की वैल्यू दैट इज पाई/2, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा बेटे, स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट उसके साथ। और बेटा साथ में हमारे पास आ चुका है माइनस का साइन एक्स की वैल्यू अगेन लगाएंगे, दैट इज बेटा पाई/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले की तरह। वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट, बेटा ये स्क्वायर को ओपन करेंगे इट विल बिकम 4 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटे, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। और साइन पाई/2 आपको पता है कितना होता है बेटे, 1 के इक्वल, क्योंकि पाई/2 का मतलब कितना है बेटे, 90। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले की तरह, ये आ जाएगा 1, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी हैव 4 टाइम्स 4 दैट विल बी 16 माइनस पाई स्क्वायर। और बेटा इसके नीचे कितना आ चुका होगा, 4, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और वो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू बेटा पाई/2। अब बेटा नेक्स्ट चलते देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। बेटा देखिए अगर हमारे पास कोई इस तरह से कर्व हो, एक लाइन आए जो बेटा इस कर्व को कुछ इस तरह से एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, तो इस लाइन को बेसिकली बेटा हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं, दैट टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। ये बात हमें पहले से पता है। यहाँ पे नया क्या आ रहा है, नया ये आ रहा है कि अगर आप बेटा इस टेंजेंट को नोटिस करो तो टेंजेंट जो होता है ना,
वो एक स्ट्रेट लाइन का नाम है, यानी कि डेफिनेटली इट इज अ स्पेशल लाइन, लेकिन है तो ये बेटा एक लाइन ही। अब लाइन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, y माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस फार्मूला का जो एक ऑफिशियल नेम है बेटा वो तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या नाम है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम इस वाले बेटा फॉर्म को डिटेल के साथ बात करेंगे हमारे एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले टॉपिक के अंदर। अभी के लिए बस आप ये याद रखें कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है ये उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उस लाइन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसमें बेटा आ चुकी हैं दो चीजें, एक तो है पॉइंट और एक है स्लोप। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्लोप की। सो बेटा आपने बस इतना याद रखना है कि ये जो आपने डेरिवेटिव का आंसर निकाला था ना एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, दैट इज पाई बाई टू के ऊपर, वो जो चीज थी वो बेसिकली m की वैल्यू थी। और वो क्या आ चुकी थी भला हमारे पास? 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डालेंगे, यहां पे लिखेंगे 16 माइनस पाई स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा बेटे? माइनस का 1। तो ये बेटे जो हमारा डेरिवेटिव होता है ना, इसी का ही दूसरा जो नाम है दैट इज स्लोप। ये यहाँ पे आपको लिखा स्लोप नजर आ रहा है, तो स्लोप क्या होती है बेटा? डेरिवेटिव ही। तो दैट इज वाई हमने किया था उसका डेरिवेटिव फाइंड। अब एक चीज हो गई, दूसरी चीज चाहिए हमें बेटा पॉइंट। बेटा पॉइंट के लिए उसने हमारी कुछ हेल्प की थी कि उसने ना हमें x पहले से निकाल के दे दिया कि भाई x किसके इक्वल है? पाई बाई टू के। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसकी मदद से ना y भी निकाल लेते हैं। y आप सोचें कहां से आ सकता है? एग्जैक्टली मेरा बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा उसमें भी तो y है ना। तो अगर हम x की वैल्यू को उठा के वहां पे प्लेस कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी cos पाई बाई टू। तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को प्लेस कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, टू टू से मल्टीप्लाई होके इट विल बिकम साइन इनवर्स पाई बाई फोर। और cos पाई बाई टू किसके इक्वल होता था? यस, cos पाई बाई टू जो था बेटे वो तो बेसिकली इक्वल होता है जीरो के। तो ये चीज तो खत्म होगी, तो ये y आ गया। यहां से मुझे मेरा पॉइंट मिल गया कि उसका x कोऑर्डिनेट पाई बाई टू है और उसका बेटे जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज साइन इनवर्स पाई बाई फोर। ये हमारा क्या आ चुका है बेटे? रिक्वायर्ड पॉइंट। अब पॉइंट भी मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है, तो इसको उठा के हम क्या करते हैं बेटा? इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को डाल देते हैं। सो बेटे हमारे पास आ चुका y माइनस वाई वन की वैल्यू दैट इज साइन इनवर्स पाई बाई फोर। बेटे आपके जहन में आ रहा हो कि हमने पाई बाई फोर को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? तो बेटे अगर हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट फॉर्म में हो, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। दिस इज इक्वल टू सेम गोज फॉर m भी अगर आप देखें तो इसी फॉर्म में हम बेटा लिख देंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा आपके पास मेस हो जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, क्योंकि डेसिमल में जाएगा और डेसिमल बेटा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एंड फाइनली वी हैव x माइनस पाई बाई टू। तो ले जी, ये जो इक्वेशन बेटे हमने फाइंड कर ली है, दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो बस बेटा इतना सा काम था जो हमने यहाँ पे करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के अंदर भी बेटा अगेन हमें एक जबरदस्त सी उसने इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x बाई थ्री माइनस एक्स बाई थ्री। बाकी सारे काम हमने करने हैं बाद में, सबसे पहले हमने ना उसका डेरिवेटिव लेना है। सो वी हैव dy बाई dx दिस इज इक्वल टू बेटा यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूलाज राइट। tan इनवर्स का फार्मूला था डेरिवेटिव का 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। और x क्या होता था जी? x होता था बेटे हमारा एंगल। यहाँ पे जो एंगल है दैट इज x बाई थ्री। एंड डोंट फॉरगेट कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल माइनस। अब डेरिवेटिव बेटा x बाई थ्री का भी लेना है, बट अगेन क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है, 1 बाई थ्री इज कॉन्स्टेंट हेयर। तो डेरिवेटिव विल गो टू x ओनली। तो x का डेरिवेटिव हमें बेटे पता है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यहाँ पे बेटे स्क्वायर रूट नहीं आता। सो वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटे? 9, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9। साथ में चले तो अगेन डेरिवेटिव x बाई थ्री का कितना हो जाएगा? 1 बाई थ्री वैसे ही आ जाएगा।
x का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटे 1। हमें क्वोशिएंट रूल बेटा तब लगाना होता है अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर बेटा वेरिएबल मौजूद हो, अदरवाइज ये सिंपल सा मेथड हम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो बेटा इसके नीचे भी 1 मौजूद है, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है इसके जो नीचे वाला 9 है बेटा ऐसे आ जाएगा, और ऊपर कौन है बेटे 1, और साथ में बेटे मौजूद है 1/3 माइनस 1/3। ये चीज मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका कि बेटा ये जो डबल डिनोमिनेटर होता है ना वो रेसिप्रोकल होकर एक्चुअली ऊपर आ जाता है। तो बेटा ये जो 9 है इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा, तो मेरे पास बेटे जो dy/dx आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय बेटे है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में कौन मौजूद था 1/3 और माइनस में भी कौन है 1/3। यू नो कि हमें बोर्ड में ऐसा रूल लगाना है, इसलिए बेटा कोई बच्चा ये ना करे कि 1/3 माइनस 1/3 करके उसको जीरो कर दे। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट dy/dx दिस इज इक्वल टू, बेटे ये वाला जो 3 है उसने इस 9 को कैंसिल कर दिया, सो वी हैव 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, वो आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। सो जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 3 से मल्टीप्लाई होगा बेटे 9 आएगा माइनस ये सारा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ चुका है dy/dx, और वी कैन आल्सो राइट माइनस को अंदर ले जाएंगे सो विल बी -9 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 9 प्लस बेटे एक्स का स्क्वायर। 9 के साथ हमारा 9 कैंसिल हुआ, सो बेटे जो फाइनल आंसर आ चुका फॉर dy/dx दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 इंटू 9 प्लस बेटा एक्स का स्क्वायर। तो ले जी, ये हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया कि सबसे पहले बेटा हमें क्या करना था, डेरिवेटिव निकालना था। अब बेटा डेरिवेटिव का आंसर तो हमारे पास आ चुका कि dy/dx जो है दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 प्लस एक्स, और उसके ऊपर भी क्या है बेटा स्क्वायर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि पिछले क्वेश्चन में बेटा हमें एक पॉइंट गिवन था, बट इस दफा आपने देखा कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो दैट इज वाई उसने स्टार्ट में लिखा फाइंड अ पॉइंट, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। इस कंडीशन को समझ लेते हैं, उसने क्या लिखा है बेटा कि जो टेंजेंट है वो क्या चीज है बेटे, इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है बेटा कोई भी कर्व होगी और उसका जब टेंजेंट ड्रॉ किया होगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक्स एक्सेस होता है, कुछ ऐसे। अब मेरे बेटे ने बात याद रख लेनी है कि कभी भी टेंजेंट आपका बेटा हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए जो बेटा आपका स्लोप यानी कि m होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल कि अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। अगर m की वैल्यू 0 आएगी तो इन अदर वर्ड्स एक्चुअली वी आर सेइंग कि कौन 0 हो जाएगा, dy/dx 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हम यहां से क्या करेंगे, dy/dx को क्या करेंगे बेटा 0 मान लेंगे। तो हमारे पास क्या हो चुका, माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटे ये किसके इक्वल आ चुका, 0 के, यानी कि हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल प्लेस किया। यहां से अगर मैं बेटा x की वैल्यू निकालूं तो देखिए ये सारा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा। सो जब ये 0 हुआ तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 के इक्वल आ गई। अब बेटा अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो डेफिनेटली आपको y भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, किसके लिए, y के लिए। आपको पता है y के लिए क्या करेंगे, 0 की वैल्यू को उठा के ओरिजिनल कर्व में पुट कर दें क्योंकि उसी का नाम तो y है बेटे। सो वी हैव tan इनवर्स ऑफ 0/3 माइनस 0/3। आपको पता है 0/3 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 होता है बेटे वो भी 0 के इक्वल होता है। तो यहां से पता चला कि जो y है बेटा वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो इस सारी डिस्कशन से हमें एक फायदा हुआ कि पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट है ना बेटा वो क्या है, 0 0 है। यहां पे आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट बेटा वो हमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमें टेंजेंट भी फाइंड करना है और नॉर्मल भी। तो यहां पे मेरा बेटा थोड़ी सी वर्किंग फिर देख लो कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी एक कर्व थी,
हमने कहा कि उसके ऊपर अगर कोई एक ऐसी लाइन आए जो उसको बेटा सिर्फ एक जगह पे टच करके चली जाए, तो उस लाइन का हमने क्या नाम रखा था बेटा? टेंजेंट रखा था। अब बेटा इसी टेंजेंट के ऊपर अगर कोई एक ऐसी लाइन आए जो 90 डिग्री का एंगल बना दे, यानी कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दे किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर, तो उस लाइन का जो नाम होता है बेटे उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो आपने देखा टेंजेंट भी एक लाइन का नाम है और नॉर्मल भी क्या है बेटा? एक लाइन का ही नाम है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे लिए बेटा एक आसानी है। आसानी ये है कि उसने बताया कि जो हमारी बेटा कर्व है वो इस 0 0 से पास होके जा रही है। सो इफ यू नोटिस, अगर मैं इस तरह से बेटा ग्रिड बनाता हूं कुछ इस तरह से, सो यू सी ये पॉइंट हमारा 0 0 है, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो ये तो हो गया हमारा 0 0। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें ना वो वाला फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें अगर पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है, इसका मैं आपको बताता हूं। देखें 0 0 है। अब बेटा उसने यहाँ पे कहा था कि जो हमारी इक्वेशन है ना बेटा, अगर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है। बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब है वो इसी तरह से जाएगा ना, जैसे ये हमारा एक्स एक्सेस है। तो इसका मतलब है अगर वो 0 0 से भी पास करेगा, इसीलिए तो बेटे पॉइंट 0 0 आया। इसका मतलब है ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना बेटा, ये वाली लाइन जो 0 0 से पास करती जा रही है, यानी कि ये जो आपका एक्स एक्सेस है, यही तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें यहाँ पे ना वो बड़े वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट से ही हमें मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा? एक्स एक्सेस है। एंड यू रिमेंबर एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती थी? ऐसे बताइए कि एक्स एक्सेस के ऊपर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो जीरो होता था? एग्जैक्टली मेरा बेटा, पूरे का पूरा जो y होता है वो x एक्सेस के ऊपर क्या रहता है? जीरो रहता है। तो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के y इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ पर कोई पॉइंट स्लोप फॉर्म या कुछ भी ऐसा रिजल्ट यूज करने की बेटे जरूरत नहीं है। आपको ये डायरेक्ट से आंसर मिल सकता है कि जो टेंजेंट है, एक तो क्योंकि उसने बता दिया कि वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब x एक्सेस के जैसा होगा, और दूसरा हमें ये भी पता है कि वो 0 0 में से पास करके जा रहा है, क्योंकि टेंजेंट 0 0 पे है ना बेटे। तो अगर वो 0 0 से पास करके जा रहा है, इसका मतलब है फिर ये एक ही ऑप्शन है कि वो एक्स एक्सेस ही होगा। सो दैट इज वाई मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर हम दूसरी तरफ चलें तो हमने अभी कहा कि जो नॉर्मल लाइन होती है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। अब टेंजेंट अगर एक्स एक्सेस है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो तो सबको पता है कौन होता है बेटा? ये y एक्सेस जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्स एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो ये जो आपकी लाइन है, मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ किसकी भला? नॉर्मल की। बेटा वो क्या होगी? वो आपका होगा y एक्सेस, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना बेटे, तो परपेंडिकुलर तो y एक्सेस ही हो सकता है एक्स एक्सेस के ऊपर। और y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है बेटे? x इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे बेटा, विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक फार्मूला, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल वाला आपके पास बेटा पॉइंट आ चुका था। Next we have question number 3. Again the curve is given बेटा x plus y minus e की y, this is equal to 0। और बेटे आपको यहाँ से नजर आ गया होगा कि ये वाली जो डिफरेंशिएशन होगी ये कौन सी होगी भला? इम्प्लिसिट, बिकॉज हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं बेटा वो मिक्स्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरे बेटे को पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव। एग्जैक्टली, तो x का डेरिवेटिव बेटे 1 होता है, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, और दिस इज अ प्लस साइन। और e का डेरिवेटिव आपको पता है e खुद ही होता है, लेकिन वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो y है पावर में, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड पे 0 है, उसका डेरिवेटिव भी 0 रहेगा। हमें क्योंकि dy बाई dx को फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, dy बाई dx वाली टर्म्स को बेटा लेफ्ट साइड पे ही रख लेता हूं, dy बाई dx, और बाकी जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको उठा के हम भेज देते हैं राइट साइड पे। माइनस का प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। dy बाई dx को क्या करते हैं बेटे, हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, नॉट इक्वल एक्चुअली कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटे? 1 माइनस ई रेज टू द पावर y, एंड दिस इज इक्वल टू बेटे माइनस का 1। dy बाई dx फिर क्या आ जाएगा? इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर y। लेकिन बेटा हमारे पास डेरिवेटिव तो आ गया, बट द अगेन प्रॉब्लम इज के हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो हमें सबसे पहले तो उसका पॉइंट फाइंड करना होगा। उसके लिए एक कंडीशन दी है कि टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल।
कंडीशन बेटा क्या दी हुई है, टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, इसका मतलब है कुछ ऐसे। बेटा अगर टेंजेंट वर्टिकल हो जाए ना, यानी कि आपके जो टेंजेंट वाली लाइन है वर्टिकल होगी, तो आपने याद रखना है जो उसकी स्लोप होगी, यानी कि जो एम की वैल्यू होगी बेटा वो अनडिफाइन होगी। क्या होगी भला, अनडिफाइंड। देखो स्लोप जो होती है ना वो मेजर करती है कि कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितनी इंक्लाइंड है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के दरवाजे के सामने बेटा एक स्टीप जो बनी होती है, या फिर आपने बच्चों की वो जो देखा होगा पार्क्स के अंदर जिसके ऊपर वो स्लिप कर रहे होते हैं, वो बेसिकली कहलाती है कि आपकी स्लोप कितनी है। तो जितनी ज्यादा इंक्लिनेशन होगी उतनी ज्यादा स्लोप होगी। अब आपने उठा के, जैसे हमारे घरों के स्टेयर्स हैं, वो भी बेटा उसकी भी एक स्पेसिफिक स्लोप या एम की वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप देखें एक सीधी वॉल है, तो बेटा उसकी जो स्लोप है ना उसकी कोई सेंस नहीं बनती। देखो बिल्कुल स्टीप आपने कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे, अनडिफाइन कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये सोचना होगा कि ये है dy बाई डी एक्स, इस किसी तरह से। अब dy बाई डी एक्स की क्यों बात कर रहा हूं मैं बेटे, यहाँ पर m को अनडिफाइन कहा ना आपने, तो इन अदर वर्ड्स हमने क्या ये नहीं कह दिया उसको कि भाई ये जो आपका dy बाई डी एक्स है, इसको आप क्या बनाओ, अनडिफाइन। अनडिफाइन के लिए एक फैंसी सा लेटर भी आपने देखा होगा, इन्फिनिटी। मुझे बताओ किसी भी लेटर का जो कोई भी अगर एक्सप्रेशन है उसका आंसर इन्फिनिटी कब आता है। कैलकुलेटर के ऊपर इन्फिनिटी नहीं आता है, एक्चुअली कैलकुलेटर के ऊपर मैथ एरर आ जाता है। तो मैथ एरर तब आता है जब बेटा किसी भी टर्म के आप डिनोमिनेटर में जीरो कर दो। जैसे आप कैलकुलेटर उठाएं और उसके ऊपर लिखे 5 डिवाइडेड बाई 0 एंड यू विल सी के मैथ एरर आ गया। तो इसका मतलब है ये चीज अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन होने के लिए जरूरी है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना बेटा, उसको आपने जीरो करना है। अगर डिनोमिनेटर को जीरो कर देना हम, तो चीज क्या हो जाती है, अनडिफाइन। अब मैंने इसके जो बेटे डेरिवेटिव है उसको अनडिफाइन करना है, तो मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर उठाता हूं, इसको जीरो के इक्वल कर देता हूं। यहां से क्या होगा कि मेरा ये जो डी वाई बाई डी एक्स है बेटा अनडिफाइन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ई की वाई को उधर ले जाएं, सो वी हैव e की पावर y, दिस इज इक्वल टू बेटे 1। अब e को खत्म करने के लिए यू रिमेंबर लॉग आएगा नेचुरल वाला, तो इट विल बी log 1। और log 1 जो होता है वो तो जीरो के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे फायदा हुआ कि बेटा y की वैल्यू मिल गई, कितनी होगी, जीरो। अब बेटा y की वैल्यू की मदद से हम x भी फाइंड कर सकते हैं ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में बेटा वैल्यू को प्लेस करें, y जीरो हो चुका, e की पावर में भी जीरो आ गया एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। या फिर e की पावर जीरो जो रिमेंबर किसके इक्वल है बेटे, 1 के इक्वल है। तो यहां से हमें पता चला कि x किसके इक्वल है बेटे, 1 के। और या फिर हमें हमारा पॉइंट मिल गया दैट इज 1,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कर्व होगी वो इस पॉइंट से बेटा पास होके जा रही है। अब अगर बेटे मैं यहां पर इसका पॉइंट ड्रा करूं, देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सो आई फर्स्ट ट्राई कि अगर मैं पॉइंट ड्रा करूं, अगर तो मुझे उसी से इक्वेशन मिल जाती है एक नॉर्मल की और टेंजेंट की बेटा, तो हमें पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से 1,0 बेटा यहां कहीं पे होगा, ये पॉइंट है जी मेरा 1,0। अब बेटा क्या करना है, उसने हमें खुद बताया कि जो टेंजेंट लाइन है वो वर्टिकल है। अब वर्टिकल है तो बेटा वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि 1,0 से तो उसने पास करना है। और कोई इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि टेंजेंट लाइन 1,0 से पास भी करे और वर्टिकल भी हो। तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वो यही लाइन होगी। ये कौन है हमारा बेटा, टेंजेंट की लाइन है। ठीक है जी, टेंजेंट की लाइन कहां से पास हो रही है, 1,0 से। बेटा अब ये नोटिस करें कि ये कौन से क्वाड्रेंट को बेटे आपके पास जो है ना वो टच कर रही है। सो ये एक्स एक्सिस को बेसिकली कट करके जा रही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इक्वेशन, मैं इसके साथ ही बेटा लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ किसकी भला, टेंजेंट की, किसके इक्वल होगी बेटा, x इज इक्वल टू किसके भला, 1 के। क्यों, क्योंकि बेटा उसने x एक्सेस को कट किया और कहां पे कट किया बेटा, 1 के ऊपर। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है बेटा टेंजेंट लाइन की। अब बेटा मुझे नॉर्मल भी फाइंड करना है। द अगेन जो नॉर्मल है बेटा वो भी डेफिनेटली इसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि जिस जगह पे बेटे आपका टेंजेंट होगा उसी जगह पे नॉर्मल होगा। तो देखिए आप अज्यूम कर सकते हो कि इसकी कर्व जो है ना मे भी कुछ इस तरह की होगी, कुछ ऐसे। डेफिनेटली उसकी डिफरेंट शेप हो जाएगी, लेकिन वो कुछ ऐसे होगी कि इसलिए हमारी ग्रीन वाली लाइन है बेटा उसको एज एन टेंजेंट कंसीडर किया, कुछ ऐसे। अब मैं इसके ऊपर ही एक नॉर्मल ड्रा करना चाहता हूं। तो बेटे नॉर्मल के लिए क्या आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये जो सीधी लाइन जा रही है ना बेसिकली,
ये बेटा यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर ही तो होगी। और अगर नोटिस करें तो ये बेटा हमारे पास क्या होगी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ क्या वाला, नॉर्मल। इक्वेशन किसकी है बेटा, नॉर्मल की। और देखें तो ये तो पूरे का पूरा एक्स एक्सेस है आपका, इफ यू नोटिस दिस रेड वाली लाइन एक्स एक्सेस है। और एक्स एक्सेस की इक्वेशन अभी हमने देखी थी, क्या होती थी बेटा, y इज इक्वल टू 0। तो ले जी हमारे तीनों आंसर आ गए। हमें पॉइंट फाइंड करना था, वो बेटा 1 0 आ गया। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, वो बेटा x इज इक्वल टू 1 आ गया। और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी थी, वो y इज इक्वल टू 0 आ गया। बेटा जब पॉइंट थोड़ा सिंपल हो जाए तो फिर हमें उसके लिए वो पॉइंट स्लोप फॉर्म को लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और इस चीज को बेटा ऐसे बना लेंगे। फर्दर ये जो डिटेल आएगी ना, ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सारी हम एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। नेक्स्ट बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कर्व गिवन है। सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं, प्लस y का स्क्वायर मौजूद है, दिस इज इक्वल टू 1 है। अगेन हमारे वेरिएबल्स मिक्स्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं। सो सबसे पहला काम करना है, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशन है। डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं डेरिवेटिव को क्या करता हूँ, 1/1 सब पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी आ जाएगा डेरिवेटिव। और बेटा ये क्या है, वाई स्क्वायर। एंड सेम गोज फॉर राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या मौजूद है, 1। डेरिवेटिव लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर से एक कम हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव एक्स का 1 होगा, तो मैंने वो नहीं लिखा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है, कोई बेटा ये नहीं करेगा कि x का डेरिवेटिव वो 1 कर दे और y का डेरिवेटिव कर दे dy/dx, वो पॉसिबल नहीं है। रीजन इसके बेटा ये तो प्रोडक्ट रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना होगा, सेकंड का आपको डेरिवेटिव लेना है, प्लस डालना है, सेकंड को वैसे ही लिखना है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो ये मैंने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वाई स्क्वायर, अगेन पावर रूल यूज होगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक कम होगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव। बेटा ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना, उसका सिर्फ 2x आता है, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाता है। बट वाई स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, दैट इज dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट, एंड यू नो द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वी हैव 2x, माइनस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, वी हैव dy/dx, ये प्लस का y माइनस y हो जाएगा, और ये बना प्लस 2y dy/dx। बेटा क्योंकि हमें dy/dx फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, dy/dx वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। एक तो 2y आ जाएगा, पॉजिटिव है तो मैंने पहले लिख ली, और एक बेटे माइनस का x, दिस इज इक्वल टू। अब जो भी बेटे यहाँ पे ऐसी टर्म्स हैं जिनके पास dy/dx मौजूद नहीं था, हम उधर ले जाते हैं, माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x, या फिर dy/dx विल बी इक्वल टू y माइनस 2x, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2y माइनस x। ये बेटे हमने फाइनल जो है ना dy/dx का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब कंडीशन देखें क्या गिवन है, कि टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। कंडीशन क्या है जी, टेंजेंट लाइन इस बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब क्या है भला, इसका मतलब है m0 है। m0 है तो इसका मतलब कौन जीरो है बेटा, dy/dx 0 है। तो इसका मतलब यह है कि गिवन एक्सप्रेशन में dy/dx को 0 करो और इसको करो सिंप्लीफाई। तो देखें जी क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं यहां से dy/dx को 0 करूं, सो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। 2y माइनस एक्स इधर डिवाइड हो रहा है बेटे, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो वी हैव ओनली y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर बेटा y किसके इक्वल आ गया जी, 2x के आ गया। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में बेटा फाइंड करने हैं पॉइंट्स। देखिए y की वैल्यू उठाकर किसी इक्वेशन में तो पुट करनी है, और हमारे पास डेफिनेटली एक गिवन इक्वेशन है बेटा, ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म वाली थी, इसमें उठा के हम y की इस वैल्यू को डाल देते हैं। अब बेटे यहाँ पे अगर हम वैल्यू प्लेस करें, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी बेटे, 2x, वो डाल देते हैं, प्लस y की वैल्यू दैट इज बेटा 2x, उसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस बेटा 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सिंप्लीफाई करें, वी हैव 5 माइनस 2 दैट इज 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा 1,
या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और इन आर फाइनल स्टेप वी कैन राइट स्क्वायर रूट को स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सो दिस विल बी 1/√3। तो यहां से हमारे पास x के बेटा दो आंसर आ गए। अब डेफिनेटली हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग y है वो भी फाइंड करना है। हमने भी देखा कि y किसके इक्वल आया था बेटे, 2x के। अब बेटा यहां से हम दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। एक दफा जो x है बेटा वो किसके इक्वल आया, 1/√3 के इक्वल आया, और एक दफा बेटे x इक्वल आ चुका है -1/√3 के। अगर मैं यहाँ पे बेटा वैल्यूज को प्लेस करता हूं तो मेरे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 2, तो ये सिंपली 2/√3 बन जाएगा। और इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये -2/√3 बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 1/√3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है 2/√3, एंड जो दूसरा पॉइंट है बेटे वो है -1/√3, और जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है -2/√3, कुछ इस तरह से। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो ये बेटा दो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमारी टेंजेंट लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y2, पहले इसको समझ लो बेटा। y1 कभी लिखा हो तो इसका मतलब होता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये याद रखना है, y1 का सिर्फ ये मतलब नहीं आपने लेना कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, नहीं, इसका मतलब लेना dy/dx। मैं y1 को ना ये नहीं कह सकता कि dy/dt, देखे हैं तो ये भी फर्स्ट वाला डेरिवेटिव, लेकिन अगर बेटा मैंने ये वाली चीज लिखी तो ये बेटा कंप्लीटली मिस्टेक होगी। ये काम आपने नहीं करना। y1 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक जो हमने बेटा सीखा था वो निकालना सीखा था फर्स्ट डेरिवेटिव। अब y2 को वी कैन आल्सो रीड के सेकंड डेरिवेटिव। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। बेटा गिवन है कि y इक्वल्स है x रेज टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5। और बेटा हमें ना इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है। इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले y1 का मतलब dy/dx, दिस इज इक्वल टू x4 पावर रूल 4x3। अगेन पावर रूल स्टार्ट में आएगी 3 से मिलेगी तो इट विल बिकम 6, 2 टाइम्स 3 विल बी 6। बेटा पावर में से कम कर देंगे, 4x का डेरिवेटिव लेंगे विल बी 4, और 5 का आपको पता है क्या होता है, 0 हो जाएगा। सो लें जी y1 तो मिल भी गया, 4x³ माइनस 6x और प्लस का बेटे कौन है 4। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं y2 का मतलब है वी आर डिफरेंशिएटिंग द डेरिवेटिव 1, यानी कि y का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लेंगे सो इट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। y2 का मतलब है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हम उसका क्या ले रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव। उसकी नोटेशन सेकंड डेरिवेटिव की बेटा कुछ ऐसे होती है, अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे भी कुछ ऐसे, d2y/dx²। ये जो स्क्वायर होता है d के ऊपर है, y पे नहीं है, और नीचे जो स्क्वायर है बेटा वो x के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि dx एक ही टर्म है तो x पे स्क्वायर है, कुछ इस तरह से। तो लेकिन डेरिवेटिव ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। 3 स्टार्ट में आएगा, इट विल बिकम 12x²। और 6x का कितना हुआ बेटे, सिर्फ 6, 4 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ये है जी हमारा फाइनल आंसर फॉर सेकंड डेरिवेटिव। बेटा अगेन हमें यहाँ पर y गिवन है log 2x + 3, और हमें क्या करना है, इसके सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। उसके लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। log का फार्मूला यू हैव टू मेमोराइज के 1/x होता था। x का मतलब है ये सारा आर्गुमेंट, एंड डोंट फॉरगेट के वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल या आर्गुमेंट जिसे आप कहते हो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 1/2x + 3। बेटा डेरिवेटिव 2x पे भी जाएगा 3 पे भी जाएगा। जब 2x पे जाएगा 2 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, तो एज अ होल कितना हो गया बेटे 2, और 3 का 0 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2/2x + 3 दिस इज आवर डेरिवेटिव नंबर 1। अब क्या करें, अब दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं इसी डेरिवेटिव का। तो देखिए इट विल बिकम y2। बेटा ये जो 2 है ना ये तो है कांस्टेंट, तो इसको हम उठा के ले आते हैं स्टार्ट में, और डेरिवेटिव जो होगा बेटे वो अप्लाई होगा किसके ऊपर, 1/2x + 3 के ऊपर। और वी कैन आल्सो राइट कि 2 डेरिवेटिव इज स्टिल देयर। बेटा 2x + 3 को हम पावर में लिख सकते हैं लाइक दिस, कि नीचे +1 की पावर है, ऊपर पावर कितनी हो जाएगी बेटा -1। अब हम लिख सकते हैं 2 डेरिवेटिव लें तो पावर रूल लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ गई,
और उसकी पावर में से क्या किया बेटा, एक कम कर दिया, और जिस फंक्शन की पावर कम हुई है वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि किसका, 2x प्लस 3 का, क्योंकि बेटे पावर इसकी पहले -1 थी, अब एक और -1 हो गई है, सो हम लिख सकते हैं -2 2x प्लस 3 की पावर -2, एंड अगेन बेटा जब मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लूंगा 2x प्लस 3 का, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज -4, 2 टाइम्स 2 विल बी 4। और बेटा अगर कभी भी नेगेटिव पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको उठा के नीचे भेज देना है। सो ये हमारे पास बेटा y2 का जो है आंसर आ चुका है। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 में देखें, अगेन वी हैव y दैट इज इक्वल टू x क्यूब e रेज टू द पावर 2x। हम इसको दो दफा डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ y1 यानी कि डेरिवेटिव नंबर 1, तो आपको नजर आ रहा होगा एक x क्यूब है, एक e की 2x है, सो वी हैव टू अप्लाई कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल मेरा बेटा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो, टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस डालो, write second term as it is, and we have to find or take the derivative of first term। सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स क्यूब वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव बेटा लगेगा किस पे, ई पे, एंड यू रिमेंबर ई का डेरिवेटिव क्या था, एग्जैक्टली मेरा बेटा, ई का डेरिवेटिव बेटा ई खुद ही होता है, सबसे प्यारा फार्मूला ये। अच्छा, लेकिन जो पावर होती है ना, उसका डेरिवेटिव आपने लाजमी लेना है, प्लस ई की 2x, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे सो इट विल बी 3x स्क्वायर, और x का फर्दर डेरिवेटिव 1, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे बेटा अगर देखें तो e की 2x दोनों टर्म्स के पास है, एक तो मैं e की 2x को कॉमन ले सकता हूँ, पीछे देखिएगा क्या बचा, एक तो x क्यूब है बेटा, अब डी ओवर डी एक्स, जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो मैं बेटा 2 को फ्रंट में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे बेटा 3 और साथ में कौन है जी, एक्स स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव आ चुका किसका बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा दोबारा से तो इट विल बी रिटन एज y2। अब अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, हमारे दो फंक्शन है बेटा, एक ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है और एक बेटा ये सारा ब्रैकेट के अंदर वाला। प्रोडक्ट रूल लगाएं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, प्लस डालिए, राइट द सेकंड टर्म बेटा एज इट इज, एंड एट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज e रेज टू द पावर 2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा e की 2x, यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए दोनों पे अप्लाई होगा, जाके फर्स्ट टर्म पे भी सेकंड टर्म पे भी। बेटा अगर मैं फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करता हूं तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, पहले ही आ गया, 3 स्टार्ट में आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस 3 तो पहले से है, पावर से 2 नीचे आएगा और पावर में से एक कम होगा, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया बेटे डेरिवेटिव इसका। देन ये टर्म वैसे लिख दो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ई का क्या था बड़ा प्यारा सा फार्मूला, वो खुद ही डेरिवेटिव है, बट डोंट फॉरगेट कि उसके पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, दैट इज 2। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि बेटा e की 2x दोनों टर्म्स के पास है, क्यों ना हम e की 2x को कॉमन ले लें। तो अगर मैं e की 2x को कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा 6x स्क्वायर, साथ में बेटा 6x, देन बेटे आ जाएगा, देखिए ये जो आपके पास एक्स्ट्रा 2 है तो इसको भी ब्रैकेट में ले आते हैं, तो 2 टाइम्स 2 विल बी 4x क्यूब, और बेटे 2 को 3 से करेंगे इट विल बी 6x का स्क्वायर, यानी कि 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें सो वी हैव y2 e रेज टू द पावर बेटा 2x। यहाँ पे देखें सबसे पहले x क्यूब वाली टर्म आ जाएगी, 4x क्यूब, x स्क्वायर से ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 12x स्क्वायर, और प्लस का बेटे कितना हो चुका है 6x। अब बेटा यहाँ से आप चाहें तो एक x कॉमन ले सकते हैं, साथ में 2 भी कॉमन आ सकता है, अदरवाइज आप बेटे इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। इफ यू वांट टू टेक कॉमन तो 2x तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा 4। इम्प्लिसिट रिलेशन है, तो सबसे पहले जब डेरिवेटिव लेंगे बेटा डेरिवेटिव जाएगा एक्स स्क्वायर के पास, देन माइनस आ चुका, डेरिवेटिव जाएगा बेटे वाई स्क्वायर के पास, एंड यही डेरिवेटिव जाएगा ऑन राइट साइड 4 के पास। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें समझ आ चुकी है कि 2x होता है,
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, y का जो फर्दर डेरिवेटिव होगा बेटा वो होगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे बेटा y1। तो बेटे मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा 2y, और y का डेरिवेटिव लिखूंगा y1। वी डोंट नीड टू राइट dy बाई डी एक्स बिकॉज क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि y2 निकालिए, बस डिफरेंट नोटेशन है, उससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसने बेटे 0 रहना है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वाली टर्म को उधर उठा के ले जाएं तो इट विल बी 2y1, और पीछे कौन बच गया बेटे 2x, ये वाली टर्म उधर गई तो दोनों प्लस होगी। हमें y1 का एक्सप्रेशन निकालना है बेटे, यहाँ से 2y को उधर जाके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां से ये हुआ कि 2 ने 2 को कर दिया कैंसिल, सो y1 का फाइनल आंसर आ चुका बेटे x डिवाइडेड बाय y। ये हो गया जी y1। अब हम क्या करते हैं बेटा y2 निकाल लेते हैं। सो y2 के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, वी हैव टू अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस डेरिवेटिव जो कि पहले वाला था। क्वोशिएंट रूल क्लियरली नजर आ रहा है कि दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, चलिए लगाते हैं जी क्वोशिएंट रूल, जिसके अकॉर्डिंग बेटा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली टर्म आएगी वैसे ही, ऊपर वाली का आएगा डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव माइनस आएगा, x आएगा वैसे ही, और बेटा डेरिवेटिव आएगा किसका भला, y का। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, वही है वाई स्क्वायर, यहां पर बेटे सिर्फ y बचेगा क्योंकि देखो x का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1, चलिए हम लिख भी देते हैं माइनस x। और बेटा ये अगर आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव अभी तो सीखा क्या होता है बेटे y1, यू सी dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं y1। अब बेटा यहाँ पे नोटिस करें कि आपको y1 नजर आ रहा है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव की तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, क्यों ना हम इस वैल्यू को दोबारा से सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए ये कुछ ऐसे बन जाएगा y2 इक्वल्स y इंटू वन इज y माइनस बेटे x आ जाएगा, और y1 की वैल्यू खुद है जी x डिवाइडेड बाय y, और नीचे कौन है बेटे y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे तो y स्क्वायर मौजूद रहेगा, ऊपर बन जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बेटा y, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम बेटा x का स्क्वायर। अब यहां पर हम इनका ले लेते हैं बेटे एलसीएम सिर्फ न्यूमरेटर में, सो y2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे बेटा y और उसके नीचे y स्क्वायर, तो अगर कभी ऐसे दो डिनोमिनेटर हो जाएं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, y क्यूब बना देंगे। बट यहाँ पर न्यूमिनेटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, अगर मान लो मैं यहाँ से x माइनस कॉमन ले लूं बेटा तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और नीचे कौन है y क्यूब। तो जल्दी से मेरा बेटा देखो क्या कहीं पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता। एग्जैक्टली मेरा बेटा ये जो गिवन वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो है। सो हमारा फाइनल आंसर यानी कि y2 बन जाएगा माइनस इसकी वैल्यू दैट इज 4, और नीचे कौन है बेटे y का क्यूब। तो लें जी ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो गया और हमारा बेटा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर भी आ चुका। अगेन बेटे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है तो मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव को बेटा हर टर्म पे अप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर पे भी, एक्स वाई पे भी, और बेटा इसको हम अप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर पे भी, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा डेरिवेटिव ऑफ 7। अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी 2x, एंड यू रिमेंबर फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, एक्स वाई का डेरिवेटिव हमेशा से इंटरेस्टिंग रहता है बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है y1 होता है बेटे, dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं y1। आगे चलें, सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, प्लस बेटे y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैन बी 2y, बट अगेन y का डेरिवेटिव जो कि क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज y1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वी हैव 2x माइनस एक्स वाई वन माइनस वाई प्लस 2y1, दिस इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से बेटा y1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो y1 वाली टर्म्स को इधर ही रहने देते हैं, पीछे बचेगा बेटा 2y माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस का y माइनस का 2x, क्योंकि बेटा माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो गया, और बेटा दूसरी टर्म हो जाएगी माइनस 2x, और y1 यहाँ से निकल आएगा y माइनस 2x
डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। तो लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, y1 आ गया। अब बेटा हमें y2 फाइंड करना है, तो डेफिनेटली इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन आपके पास क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली जो टर्म है बेटा उसका स्क्वायर लेना है, नीचे वाली टर्म को बेटा वैसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है किसका वाला, ऊपर वाली टर्म का, यानी कि y माइनस टू एक्स का। एक आपने प्लस डालना है, एक्चुअली यहाँ पर माइनस डालना है क्योंकि प्लस तो प्रोडक्ट में डालते हो आप, y माइनस टू एक्स लिखना है, और बेटे डेरिवेटिव ले लेना है नीचे वाली टर्म यानी कि 2y माइनस एक्स का। कुछ इस तरह से आ गया। हम वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाली टर्म को अभी हम चेंज नहीं करेंगे, 2y माइनस एक्स का बेटे होल स्क्वायर। ऊपर देखते हैं जी, 2y माइनस एक्स, बेटे जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो डेरिवेटिव y पे भी जाएगा और डेरिवेटिव 2 पे भी जाएगा। तो डेरिवेटिव जब y का लेंगे सो इट विल बी y1, यू नो, और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, माइनस का 2। तो इसका डेरिवेटिव आ गया y1 माइनस 2। आगे चलते हैं, अगेन वी हैव y माइनस टू एक्स, और बेटा ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y, यानी कि 2 तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव बेटा y1, और x का डेरिवेटिव भी क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो यहाँ पे बना y1 माइनस टू, और यहाँ पे बना 2y1 माइनस 1। अब बेटा इसको बड़ा केयरफुली हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखें क्या आ जाएगा, 2y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 2y y1, फिर 2y को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का बेटा 4y, माइनस एक्स को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो xy1 एंड प्लस का 2x। साइंस का ध्यान रखना है आपने, यहाँ से माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y y1, फिर माइनस y को माइनस 1 से करेंगे बेटा प्लस का y, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2x को 2y1 से, तो इट विल बी 4xy1, एंड फाइनली वी हैव प्लस 2x इंटू माइनस 1, सो इट विल बी माइनस का बेटा 2x, एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमने अभी कुछ चेंज नहीं करना, ना ही हमें इस फार्मूला को ओपन करना है। अब यहाँ पे इफ यू नोटिस कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे 2y1, ये भी 2y1, एक प्लस की एक माइनस की, ये 2x है, ये भी 2x है, तो ये भी बेटा कैंसिल हो गई। अब जो हमारे पास बेटे पीछे बच रहा है उसको देखें, वी हैव माइनस का 4y और प्लस का y, तो इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी माइनस 3y। उसके साथ में जो दो टर्म्स हैं बेटा वो दोनों है xy1 वाली, तो 4xy1 और माइनस xy1, तो इट विल बी प्लस का 3xy1 और होल डिवाइडेड बाय 2y माइनस x का बेटे होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू किसके बेटा, y2 के। अब बेटे यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, एक तो ये कि आप चाहें तो ये वाला जो बेटे 3 दोनों के पास मौजूद है इसको कॉमन ले लो, या फिर बेटा ये जो आपको y1 नजर आ रहा है हम उठा के इसकी क्या करते हैं, वैल्यू जो है ना ये वाली इसको प्लेस कर देते हैं। बेटा मैं यहाँ से भी कॉमन नहीं ले रहा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y2, दिस इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 3x, और y1 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी बेटा मैं वो डाल देता हूँ, क्योंकि y1 हमारे पास पहले से मौजूद था, 2x डिवाइडेड बाई बेटा 2y और माइनस का x, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और बेटे होल डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बेटे आ जाएगा y2, दिस इज इक्वल टू, देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस 3y बेटा प्लस 3x को जो है ना हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, कि ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा ना, जो साइड पे नंबर होता है आपको पता है उसने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, सो इट विल बिकम 3xy, एंड बेटे क्या बन जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर, और नीचे कौन मौजूद है जी, 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो बेटा 3y के नीचे जो है ना 1 मौजूद है, सो बेटा कुछ ऐसे हो जाएगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं सिर्फ न्यूमिरेटर के अंदर। अब एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 2y माइनस एक्स, सिर्फ न्यूमिरेटर में काम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी होल्ड पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस एक्स उधर जाएगा माइनस 3y के पास, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3y ने किससे मल्टीप्लाई होना है बेटे, 2y माइनस एक्स के साथ, और 1 से जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या ही फर्क पड़ना है, सो वी हैव 3xy और माइनस का 6x स्क्वायर, और नीचे कौन मौजूद है जी, 2y माइनस एक्स का
यहाँ पे बेटे होल स्क्वायर एक्चुअली इस तरह से। अब यहाँ पे एक बात मेरे बेटा हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ये जो न्यूमरेटर है उसमें दो टर्म्स हों, जैसे यहाँ पे हैं, ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स हैं, तो बेटा ये जो नीचे वाली टर्म होगी ना, ये इस टर्म के साथ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो ना, नीचे दो टर्म्स हो, तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाती है रेसिप्रोकल होके, लेकिन अगर ऊपर दो टर्म्स हो बेटा तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इनका एक ही डिनोमिनेटर बना सकते हैं। तो बेटा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 3y को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो हम लिख देंगे कि y2 इक्वल हो रहा है -3 टाइम्स 2 विल बी 6y², और बेटा xy से करेंगे इट विल बिकम +3xy। एक्चुअली यहाँ पे करेंगे तो +3xy, और ये भी बेटा +3xy एग्जैक्टली, सो +3xy, आगे भी +3xy मौजूद है, और बेटे मौजूद है 6x² एंड होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे बिकॉज दे आर सेम, और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टाइम में बेटा हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू -6y², बेटा 3xy में 3xy ऐड हो सकता है, सो इट विल बी 6xy, साथ में है जी -6x², और होल डिवाइडेड बाय बेटे कौन है 2y - x का बेटे क्यूब हो जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि -6, सो -6 ले लेते हैं कॉमन, पीछे देखते हैं क्या बचा, नीचे तो कुछ चेंज नहीं कर रहे ना, 2y - x का क्या है बेटे क्यूब है। अच्छा जी, -6 को कॉमन लेंगे तो बेटा मैं पहले x वाली टर्म लिख लेता हूँ, सो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि -6 तो बाहर जा चुका। फिर xy को लिखें बेटा, यहाँ पे +6 था, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस आएगा, 6 तो बाहर जा चुका, सो सिर्फ क्या बचा बेटे xy बच गया, एंड फाइनली बेटा -6 बाहर जा चुका, सो इट विल बी प्लस का y²। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेटा ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, ये बहुत मजे की टर्म है, और इसका कहीं ना कहीं कोई लिंक है, जल्दी से सोचिए ये टर्म आपने पहले कहाँ पे देखी थी। एग्जैक्टली मेरा बेटा, ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये वही तो टर्म है, अगर आप नोटिस करो तो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब है मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल टू, बेटा इस पूरी ब्रैकेट में मैं 7 डाल दूंगा ना, मुझे पता है ये जो x² - xy + y² 7 के इक्वल है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 42 ओवर बेटा कुछ चेंज नहीं करना 2y - x का क्यूब। तो बेटा वाइल टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव, ये जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होती है आपने लाजमी करनी है। पार्ट नंबर 6 के अंदर बेटा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस नजर आ रही हैं, जिनको हम कहते थे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और अगर आप वेरिएबल को नोटिस करो तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है, t भी है। यू रिमेंबर द फार्मूला, जब मैंने कहा था तीन वेरिएबल्स होंगे तो हम हमेशा क्या किया करेंगे, एग्जैक्टली मेरा बेटा यहाँ पर चेन रूल जो होगा वो हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड ये भी बेटा होता है कि हम किसी तरह से ना एक्स और वाई को पहले आपस में करें सॉल्व, और यहां से ये जो टी वाली वैल्यू है ना उसको वैसे ही निकाल दें। अगर टी वाली वैल्यू हम वैसे ही यहां से निकाल देंगे तो बेटा फिर हमें चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों अप्रोचेस हैं, तो यहाँ पे बेसिकली मैं चेन रूल वाला ही यूज करूंगा। कमिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर बेटा मैं चेन रूल की बजाय ये जो पैरामीटर होगा ना इसको एक्सक्लूड किया करूंगा। सो सबसे पहले बेटा वी हैव x ओवर a इज इक्वल टू cos t, डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका बन जाएगा dx बाय बेटा dt इक्वल हो जाएगा, a इज अ कांस्टेंट यू नो, cos का डेरिवेटिव इज बेटा माइनस साइन t, कुछ ऐसे आ जाएगा, एंड t का फर्दर डेरिवेटिव विल बी 1, सो दिस इज द आंसर फॉर dx बाय dt। मूविंग फॉरवर्ड फॉर y वी हैव dy बाय dt दिस टाइम, b इज अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव बेटे सिंपली क्या होता है प्लस का cos t। अब बेटा देखो ये भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन इन दोनों को मैं y1 जो है वो नहीं कह सकता, क्योंकि y1 किसके इक्वल होता है बेटे dy बाय dx। ये जो dy बाय dt ये y1 नहीं है, y1 इज स्पेसिफिक कि y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यानी कि नीचे x होना चाहिए। फिर यहाँ पे बेटे हम बनाते हैं इसका क्या बला चेन रूल, मतलब ये दोनों अलग अलग पड़े, इनको मिलाते हैं। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको याद है क्या लिखते थे, dy बाय dx, मैंने कहा था एक लाइन ऐसे लगानी है, एक और लाइन लगानी है, यहां पर ऊपर y ने रहना है, यहां पर नीचे हमेशा किसने रहना है बेटे x ने, क्योंकि y ऊपर होता है तो ऊपर रहेगा, x नीचे है तो नीचे। यहां पर आएगा जो थर्ड वाला आपका वेरिएबल यानी कि पैरामीटर होगा, दैट इज t इन दिस केस, तो यहाँ पे dt
यहाँ पे भी डी। बेटा इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स को वी कैन से y1, तो मैं इसको y1 कह दूंगा। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मौजूद है, दैट इज b cos t, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। लेकिन हमने जो फाइंड किया था बेटे वो तो डी एक्स बाई डी टी था, इट मीन्स वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। ये सारा चले जाएगा नीचे माइनस ए साइन टी, कुछ इस तरह से कंबाइन करेंगे तो इट विल बी माइनस बी ओवर ए, साथ में आएगा ऊपर कॉस टी और नीचे कौन आएगा बेटे साइन टी। और आपके जहन में आ गया होगा बेटे कि कॉस और साइन का आपस में कोई लिंक भी होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बेटा y1 का आंसर आ गया वो आ चुका है माइनस बी ओवर ए और साथ में आ चुका है बेटे कॉट टी, बिकॉज द कॉस ओवर साइन रेशियो किसके इक्वल होती है बेटे कॉट के इक्वल होती है। तो ले जी यहाँ से हमने बेटा y1 जो है वो फाइंड कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए y2 मिल जाए। सो इट विल बिकम माइनस बी ओवर ए और यहां पर डेरिवेटिव हो रहा है dx किसका वाला cot t का। अच्छा ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे जल्दी में करते हैं। मैंने देखे बड़ा स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा d ओवर dx। बेटा लेफ्ट साइड पे आपने नोटिस किया मैंने y2 लिखा था, y2 अगर लिखा तो इसका मतलब है मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया होगा। तो बच्चे यहाँ पे जल्दी में क्या करते हैं कि कॉट का डेरिवेटिव तो ले लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है। आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, आपने इसको अपने जहन में रखना है। कोई बच्चा सिर्फ कॉट टी का डेरिवेटिव नहीं लेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी गलत हो जाएगा क्योंकि फिर y2 नहीं ना बनेगा बेटे। सो y2 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है चले। अब बेटे जब मैं कॉट का डेरिवेटिव लूंगा सो इट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, बट आपने नहीं बोलना कि वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एंगल। एंगल टी है तो टी का डेरिवेटिव बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। बेटा नीचे डी एक्स लिखना जरूरी है क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। कैसे पता चला विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो? क्योंकि y1 से y2 बना वो तभी बना होगा जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया होगा। मैंने 2.1 में एक चीज आपको बताई थी कि ये डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे बेटे वो इंक्लूड करवा रहा है। लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल का डिफरेंस क्या होता है कि अगर टी है तो मैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यहाँ पर टी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करता तो इसने तो 1 हो जाना था, लेकिन अब टी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो इट कैन बी रिटन लाइक डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी बी ओवर ए, फिर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर टी, साथ में देखिए डी टी बाई डी एक्स। बेटा डी टी बाई डी एक्स तो हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, ये जो शुरू में किया था हम इसको दोबारा से प्लेस कर देते हैं तो इट विल बी रिटन लाइक 1 ओवर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, माइनस ए साइन टी। अब यहां से बेटा हमें सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि ए ने ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाना है, ऊपर बी रहेगा। बेटा यहां से नोटिस करें कि ये जो 1 ओवर साइन था ये किसका बेसिकली फार्मूला था, या साइन किसका रेसिप्रोकल था? कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का एक्चुअली। तो बेटे मैं इसको ऐसे भी तो फिर लिख सकता हूं ना कि कोसिकेंट स्क्वायर पहले था, एक कोसिकेंट और मिल गया तो इट विल बी कोसिकेंट क्यूब टी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट वेट 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 वेट, देयर इज अ नेगेटिव साइन। तो बेटा हमारे पास नेगेटिव साइन भी मौजूद रहेगा। यहाँ पे बेटा फिर एक पैरामीटर आ गया तो अगेन मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। बट चेन रूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं y1 से y2 में जाऊंगा ना तो वहां पर थोड़ी सी टेंशन होती है कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब इसका दूसरा मेथड समझ लेते हैं। बेटा उसमें ये होता है कि हम किसी तरह से ना यहाँ से t को ही खत्म कर दें, एक और इक्वेशन बनाएं जिसके अंदर सिर्फ x और y मौजूद हो, जो t है बेटा वो वैसे ही खत्म हो जाए। तो देखिए थोड़ी सी वर्किंग अगर मैं करूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं x इसकी पावर 3 ले लूं, इधर टी स्क्वायर है बेटा उसकी भी पावर 3 लेनी पड़ेगी, मैंने दोनों साइड पे पावर 3 ले ली। फायदा क्या होगा अभी आप नोटिस करिएगा, इट विल बी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू टी पावर 6। एक चीज हो गई, दूसरी तरफ चलते हैं। बेटे यहां पे है y इज इक्वल टू 2t और उसका क्यूब। अगर मैं इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूं, कुछ ऐसे दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा, और आपको पता है पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो इट विल बी t की पावर कितनी बला 6। अच्छा 4 तो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर मैं उठा के दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
पीछे क्या बचेगा, t की पावर 6। तो यहाँ पे मेरा बेटा नोटिस करो, मैंने पावर यहाँ पे 3 इसलिए ली और यहाँ पर 2 इसलिए ली कि मैं t की पावर को सेव करना चाहता था। यहाँ पे 2 पावर पहले थी, 3 लेके 6 बनाया। यहाँ पर 3 पावर पहले थी, 2 लेके उसको भी 6 बना लिया। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गई कि भाई अगर ये दोनों t6 है, दो t6 है, सो वी कैन राइट देम कि x की पावर 3 जो है वो इक्वल हो जाएगी y स्क्वायर ओवर किसके बेटा, 4 के। तो लीजिए अब यहां पर आपको कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आपने उन दोनों की मदद से क्या किया, पहले t को ही खत्म कर दिया। तो बेटा ये सेकंड वाली टेक्निक होती है। आप ये टेक्निक पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। अगर आपको वो वाली समझ आ रही है तो आप बेटा इसमें भी वही लगा सकते हो। यू हैव बोथ ऑप्शंस, यू कैन यूज कि आप उसके ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला ही काम करो देन चेन रूल लगाओ, और यू कैन से कि मैं पहले पैरामीटर ही खत्म कर देता हूं और वहां पे बेटे कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आई कैन राइट लाइक 4x क्यूब दिस इज इक्वल टू बेटा वाई स्क्वायर। यहां तक हमने कोई भी डेरिवेटिव नहीं लिया। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लेना। अब यहां पे बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 4x क्यूब। हम इसकी दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट इसको करते हैं, मतलब कि जैसे हमने पहले इम्प्लिसिट के अंदर केस सीखा हुआ है, हम वही काम एक्चुअली करना चाह रहे हैं। तो देखिए डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा बेटे, 2y आ जाएगा, लेकिन y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी y1, यानी कि 2y y1। दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे चले तो बेटा पावर स्टार्ट में आ जाएगी यानी कि 12, और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा बेटे, x का स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको y1 के लिए तो इट विल बी 12x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटे, 2y। या फिर बेटे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 2 6 टाइम्स 12, तो y1 का जो फाइनल वाला आंसर होगा दैट विल बी 6x स्क्वायर ओवर बेटा कितना होगा, y हो जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है बेटे y1 का आंसर। अब बेटा y2 फाइंड करने के लिए अगेन इसी का आप दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे तो y1 का y2 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि क्वोशिएंट रूल लगेगा, लेकिन 6 कांस्टेंट है तो 6 को मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। क्वोशिएंट रूल में लगाता हूँ सिर्फ x और y वाली टर्म्स पे। तो आपको याद है क्वोशिएंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर होगा, नीचे वाली टर्म को वैसे ही लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म का लेंगे डेरिवेटिव। जल्दी से सोच के बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, शाबाश मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, देन माइनस आएगा, ऊपर वाली टर्म वैसी आएगी और यहाँ पे बेटे डेरिवेटिव आएगा नीचे वाली टर्म का, और नीचे कौन मौजूद है, y। y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, या फिर 6, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, दिस विल बी 2xy, दिस विल बी x स्क्वायर। और यहाँ पर आपको y1 नजर आ रहा है ना बेटे, बट वी हैव वैल्यू फॉर y1 दैट इज 6x स्क्वायर ओवर बेटा कितना होगा, y हो जाएगा। और नीचे तो बेटे अब भी क्या मौजूद है, y का स्क्वायर। एक और अब बेटे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि y2 जो है वो बेटे इक्वल आ चुका है, 6 तो हम वैसे ही रखते हैं, और नीचे वाला y स्क्वायर भी बेटा हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 2xy। अब यहाँ से बेटे x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 6x की 4, और नीचे कौन है बेटे, y का ओनली y एक्चुअली। अब यहाँ पे बेटे हमें पता है कि इसके नीचे जो है ना वो 1 तो मौजूद है। सो बेटा अगर हम इसका एलसीएम ले लें ये ऊपर वाले पोर्शन में, तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और साथ में बेटा क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2x y स्क्वायर माइनस 6x की 4 जब 1 से होगा तो इट विल रिमेन एज 6x की पावर 4, और सबसे नीचे कौन मौजूद है बेटे, y का स्क्वायर। और देखिए ये फिर वही रूल आ गया, हमने कहा था अगर न्यूमिनेटर में दो टर्म्स होगी तो उसका डिनोमिनेटर बेटा क्या होगा, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूं कि भाई y2 जो है मेरा वो इक्वल आ चुका है, 6 मौजूद है, ऊपर है जी 2x y स्क्वेयर माइनस 6x की पावर बेटा 4, और सबसे नीचे देखें तो क्या आ चुका है, y क्यूब। बेटा अगर आप यहां से नोटिस करें तो ऐसा डायरेक्टली कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा, लेकिन x और y बार बार आ रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें तो वहां पे भी तो x और y थे, तो हम यहां पे क्या करते हैं, उन्हीं x और y की वैल्यूज को यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास y2 कुछ ऐसे बन जाएगा, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई बाद में करूंगा जब t की फॉर्म में ये सारा क्वेश्चन चला जाएगा, ताकि जो सिंप्लीफिकेशन है बेटा वो हो जाए। देखिए नीचे कौन है, y मौजूद है तो y की वैल्यू डाल देते हैं, 2t का क्यूब और पावर कितनी है बेटा 3।
यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है 2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की वैल्यू डालो, दैट इज टी स्क्वेयर, साथ में y लिखा है उसकी वैल्यू डाल देते हैं, और उसके ऊपर बेटा स्क्वेयर है तो स्क्वेयर भी डालेंगे, साथ में आएगा -6 लिख देंगे बेटा, x की वैल्यू यानी कि टी स्क्वेयर, और उसकी पावर 4 है तो वो भी लिखेंगे। यानी कि हमने सिर्फ क्या किया है, x और y की जो वैल्यूज हैं उसको प्लेस किया है। इस टाइम में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे देखें 3 पावर बेटा 2 को मिलेगी, इट विल बिकम 8, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाएगा t की पावर 9। ऊपर भी बेटा देखें ये बन जाएगा 2t स्क्वेयर। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ये बात जहन में रखनी है बेटे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो बेटा 6, और t की जो पावर है दैट विल बी 8। या फिर बेटा हम लिख सकते हैं, अब बेटा ऊपर देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 दैट विल बी 8, और ये बन जाएगा t की पावर भी 8 माइनस 6t की पावर 8, और होल डिवाइडेड बाई बेटा 8t की पावर 9। ऊपर से माइनस करिएगा क्या आएगा, 6 तो पड़ा हुआ है अभी भी बेटा, 8t की 8 में से 6 8t की 8 निकाल लेंगे तो 2t की पावर 8, नीचे 8 t की पावर 9। अब यहाँ पे बेटा देखें तो ये जो t की पावर 8 है वो t की 8 पावर से कैंसिल हो जाएंगी, तो नीचे t के पास जो है ना सिर्फ 1 पावर बचेगी। तो बेटे ये y2 जो है वो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 12 ऊपर बचा, और नीचे बेटे बच गया 8t। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि 4 3 12 होता है, 4 2 8 भी होता है। सो द फाइनल आंसर जो y2 का होगा वो बेटे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या वाला, 2t। तो ये हमारे पास बेटा y2 का आंसर है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि बेटा जितना कोई सिंप्लीफाई होता हो वो आपने लाजमी करना है।